हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1872 में। यानी कि ये इन्फोर्स में 1 सितंबर 1872 में आया था। आइए दो स्टेटमेंट लेते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अग्रीमेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टार्टिंग ही अग्रीमेंट से होती है। आइए इसे समझते हैं एक वेन डायग्राम से। ये मैंने दो सर्कल बनाए हैं। इसमें जो ये बड़ा वाला सर्कल है वो अग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर का जो छोटा सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को। यानी कि जो हमारा अग्रीमेंट है वो एक वाइडर फॉर्म है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट के अंदर आता है। इट्स मीन भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं बट सभी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। चलिए एग्रीमेंट को समझते हैं कि अग्रीमेंट होता क्या है। तो अग्रीमेंट स्टार्ट होता है प्रपोजल से। मींस जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं और सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है, यानी ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बन जाता है। और ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। मींस जब लॉ की आइज़ में इसकी कुछ वर्थ होती है, लॉ इसको लीगल मानता है, तब ये जाकर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, अब हम समझेंगे कब एक अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, कब एक अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आइए, व्हेन इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये डिफाइन है सेक्शन 10 में कि कब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, कब एक अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट है, उसे जानेंगे हम कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट है। जो फर्स्ट है वो है अग्रीमेंट। मींस एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अग्रीमेंट एक इनिशियल स्टेज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनती है आगे चलकर। तो अग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। और जो हमारा सेकंड है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। मींस जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली समझेंगे। वो लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड है वो है लीगल ऑब्जेक्ट। मींस जिस चीज़ का भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। मींस लॉ उसे मान्यता दे, लॉ की नज़रों में वो वर्थफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। कुछ पॉइंट्स है जो कि ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड होती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसे भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डीपली समझेंगे। एंड जो फिफ्थ है वो ये है कॉम्पिटेंट पार्टी। मींस जो पार्टीज जिसके साथ हम अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मींस उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ को ऑफ़र कर रही हैं या किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं। और जो सिक्स्थ है वो है फ्री कंसेंट। यानी कि जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। किसी को फोर्सफुली हमने हाँ ना करवाई हो या फिर किसी को फोर्सफुली हमने ना कहा हो कि हमें ये चीज़ ऑफ़र करो। ना ही एक्सेप्टेंस फोर्सफुली होनी चाहिए और ना ही ऑफ़र फोर्सफुली होना चाहिए। गैस चलिए अग्रीमेंट समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अग्रीमेंट का, जहां दोनों पार्टीज़ आपस में अग्रीमेंट कर रही है। यहाँ एक पार्टी है जो कि ए है, ये ऑफरी है, ये ऑफ़र करता है, और जो पार्टी बी है वो एक्सेप्ट करती है ऑफ़र को। यहाँ पे ए ने बी को इनवाइट किया फॉर अ मैरिज, अपने मैरिज में आने के लिए। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, बी ने कहा ओके आई विल कम। यहाँ पे अग्रीमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों हो गई, तो ये अग्रीमेंट हो गया ए और बी के बीच में। बट आफ्टर सम टाइम ऑन द डेट ऑफ द मैरिज बी को काम याद आ जाता है। बी ए की शादी में नहीं जा पाता है, उस मैरिज को अटेंड नहीं कर पाता है। तो बी ए को कॉल करके ये बोल देता है कि आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। तो गाइज जैसा कि हमने यहाँ पे पहले ही देखा था, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो जो ए है जिसने कि ऑफ़र दिया था वो बी के ना आने पर बी को सू नहीं कर सकता, बी पर मुकदमा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि ये अग्रीमेंट था। ओके गाइस, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम अग्रीमेंट का, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। फिर से हम एक पर्सन लेते हैं जो कि ए है और दूसरा पर्सन जो कि बी है। जो बी है वो ए को 10,000 रुपीज़ देता है और कहता है कि ये 10,000 रुपीज़ फ़िक्स करवा दो। गाइज इसने जो 10,000 रुपीज़ दिए हैं वो कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज इसमें
ए का कोई फ़ायदा नहीं है, बी की 10,000 रुपीज़ उसको फ़िक्स करवानी है। बी ने कहा ओके मैं फ़िक्स करवा दूंगा, यानी कि यहाँ पे इसने ऑफ़र किया और इसने एक्सेप्ट कर लिया ओके कहकर, यानी दोनों के बीच में अग्रीमेंट तो हो गया लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ए को याद आता है कि मुझे कहीं जाना है, तो वो उसके पैसे फ़िक्स नहीं करवा पाता। वो कॉल करके बी को मना कर देता है कि मैं आपके 10,000 रुपीज़ फ़ीस नहीं करवा सकता, तो वो उसको 10,000 रुपीज़ को बैक कर देता है। तो गाइज़ इस केस में बी जो है वो ए पर सू नहीं कर सकता कि आपने मेरे 10,000 रुपीज़ फ़िक्स क्यों नहीं करवाए, क्योंकि बी ने ए को इसके बदले कुछ नहीं दिया था। ये एज अ फ्रेंडशिप, एज अ यू कैन से एज अ सोशल रिलेटिव वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे ये बी ए को सू नहीं करेगा, ओके, क्योंकि ये अग्रीमेंट था। यहीं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो सू कर सकता था। आइए गाइज एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। ओके, ये एक ए पर्सन है जो कि पर्सन बी है, इसको अपनी कार ऑफ़र करता है। ये कहता है मैं अपनी कार आपको 10,000 रुपीज़ में बेचूंगा। इसने कहा ठीक है, मुझे कार की ज़रूरत है, मैं ले लूँगा 10,000 रुपीज़ में। तो यहाँ गाइस ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए को कंसिडरेशन में 10,000 मिल रहे हैं और बी को कंसिडरेशन में कार मिल रही है, यानी कि यहाँ पे कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। बी जो ए है बाद में वो मना कर देता है कार सेल करने से। अब बी ए पर सू कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट था, अग्रीमेंट नहीं था, यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व था। बी ए को सू करेगा, आइदर ए जो है वो उसको कार दे दे या फिर उसके 10,000 रुपीज़ जो उसने लिए थे वो उसको रिटर्न कर दे। ए के पास दो ऑप्शन है, क्योंकि उसने कहा था वो कार सेल करेगा बट आफ्टर सम टाइम वो रिफ्यूज़ कर जाता है। तो एक से जो 10,000 रुपीज़ उसने लिए थे वो उसको 10,000 दे दे, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि जो उसने कार सेल आउट करने का प्रॉमिस किया था उसे पूरा करे और बी को अपनी कार सेल कर दे, बी को अपनी कार दे दे।